नमस्कार साथियों, न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछला लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया था। आज मैं इससे आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्केच एंड लेवल कंस्ट्रक्शन ऑफ फोरपिक टैंक। आपको फोरपिक टैंक का डायग्राम बनाना है और उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्केच एंड लेवल। आगे वह कह रहा है एक्सप्लेन वाई इट्स कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टैंक ऑन द शिप। शिप के अदर टैंक से फोरपिक टैंक का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट क्यों होता है। और इसके साथ ही साथ वह पूछ रहा है एंड व्हाट एडिशनल मेजर आर टेकन टू स्ट्रेंथन इट फर्दर। और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए कौन से एक्स्ट्रा जो है मेजर लिया जाता है वो आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। ये क्वेश्चन 3 का आंसर है। एक तो आपको डायग्राम बनाना है, उसके साथ ही साथ आपको वह पूछा है वाई इट्स कंस्ट्रक्शन डिफरेंट फ्रॉम अदर टैंक। फोरपिक टैंक का कंस्ट्रक्शन अदर से डिफरेंट क्यों होता है। तो आप सभी जानते हैं जो शिप का फॉरवर्ड रीजन होता है, फॉरवर्ड रीजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और यह फॉरवर्ड रीजन में स्ट्रेस क्यों ज़्यादा होता है? ड्यू टू पेंटिंग एंड पाउंडिंग। शिप पर जो मेजर स्ट्रेस लगते हैं उसमें पेंटिंग और पाउंडिंग जो है प्रमुख स्ट्रेसों में से एक है। और यह दोनों शिप के फॉरवर्ड रीजन में ही लगते हैं। और आप सभी जानते हैं पेंटिंग क्या होता है। जब शिप आगे की ओर बढ़ता है तो शिप के फॉरवर्ड में जो प्लेटिंग होता है, बाउ प्लेटिंग, और शिप के आगे से जो वाटर जाता है वह शिप के फॉरवर्ड बाउ प्लेटिंग पर काफी ज्यादा प्रेशर देता है, जिसके कारण जो बाउ का जो प्लेटिंग है वह अंदर बाहर ऐसे ऐसे होते रहता है। यह आपको विजुअली आई से नहीं दिखेगा, बहुत ही माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने पर यह पता चलता है। और यदि आगे का यह प्लेटिंग कमजोर रहा और इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कमजोर रहा तो यह क्या होगा, आगे से जहाज रप्चर हो जाएगा। तो बाउ प्लेटिंग का अंदर बाहर जाना ही पाउंडिंग कहलाता है। और पाउंडिंग क्या होता है? जब सी काफी रफ होता है और रफ सी शिप के हेड पर लगता है, अर्थात मान लीजिए यह शिप आगे की ओर मूव कर रहा है और सी काफी रफ है और यह फॉरवर्ड पर अर्थात शिप के हेड पर लग रहा है। तो रफ सी के कारण क्या होता है, शिप जो है हैवी पिचिंग होता है। जब यह हैवी पिचिंग होगा तो शिप मानो जो स्कूल में हम लोग झूला झूले हैं उसी तरह यह भी ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। और किसी समय ऐसा होता है कि जब शिप का फॉरवर्ड का पोर्शन यह वाटर सरफेस से ऊपर आ जाता है और डायरेक्ट यह वाटर सरफेस पर पटकाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फॉरवर्ड रीजन में बहुत ज्यादा वाटर का प्रेशर लगता है और यदि फॉरवर्ड रीजन स्ट्रांग नहीं रहा तो उस समय भी फॉरवर्ड रीजन डैमेज हो सकता है। तो इसके कारण भी फॉरवर्ड रीजन को काफी स्ट्रेंथ कर दिया जाता है। तो आप यहां समझ गए होंगे फोरपिक टैंक का स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होता है। अब इसी को आप इंग्लिश में वहां लिख दीजिएगा, फोरपिक टैंक स्ट्रक्चर इज या फोरपिक टैंक कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट देन अदर टैंक बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय फॉरवर्ड रीजन ऑफ द शिप ड्यू टू पेंटिंग एंड पाउंडिंग। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्ट्रेंथन फर्दर फोरपिक टैंक and this is the reason due to forepeak tank construction is different than other tank। अभी जो मैं बोला हूं उसको आप वीडियो पॉज करके लिखता जाइएगा या लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां लिखूंगा तो मेरे को उतना टाइम नहीं है और मेरे पास इतना वर्कफोर्स नहीं है कि आपको मैं टाइप करके दूं। तो आप वीडियो पॉज करके लिखता जाइएगा आंसर जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। और मैं हिंदी में इसीलिए समझा दिया ताकि जो अपने से समझ गए हैं वह अपने मर्जी से जो भी इंग्लिश में हो वो आप लिख सकते हैं। सिर्फ एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। जब आप डिफरेंट कंस्ट्रक्शन का रीजन लिख दीजिएगा उसके बाद आप डायग्राम बना दीजिएगा और डायग्राम बनाने के बाद जो भी एडिशनल कंपोनेंट लगाया जाता है उसका आप नाम लिख दीजिएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो आप डायग्राम कैसे बनाइएगा मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं। अब देखिए फोरपिक का आप 2 डायग्राम बना सकते हैं। आप चाहें तो कोई एक बनाएं, लेकिन बेटर होगा कि आप दोनों के दोनों डायग्राम बनाएं। अब देखिए जो मैं पहला डायग्राम बना रहा हूं वह साइड एलिवेशन व्यू में है। साइड एलिवेशन व्यू मतलब आप शिप को साइड से देख रहे हैं। ये जो शिप है, मान लेते हैं कोई यह शिप है, इस शिप के साइड से आप देख रहे हैं। तो मैं फोरपिक टैंक का साइड एलिवेशन व्यू बना रहा हूं। तो आपको सिर्फ यहां तक ये पोर्शन ये बनाना है। तो जब आप साइड से देखिएगा तो फोरपिक एरिया कुछ इस प्रकार नजर आएगा और यहां पर शार्प कर्व नहीं रहता है, यहां पर स्मूथ कर्व रहेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, आप स्केल से अच्छा से बनाइएगा। मैं यहां आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। आप सभी जानते हैं फोरपिक टैंक के लगे हुए अर्थात जस्ट उसके बाद
कोलिजन बल्कहेड होता है, तो आप यहाँ पर कोलिजन बल्कहेड बना दीजिएगा। ये आपका हो गया कोलिजन बल्कहेड। अब देखिए कोलिजन बल्कहेड के आगे आपका चैन लॉकर होता है, तो आप चैन लॉकर को दर्शा दीजिएगा। चैन लॉकर फोरपिक साइड में, फोरपिक टैंक के ऊपर स्टोर होता है, मेनली एक अपर और एक लोअर। तो फोरपिक में 2 स्टोर होता है, उसको आप दर्शा दीजिएगा। इसको लिख दीजिएगा अपर फोरपिक स्टोर, और इसके नीचे आप लिख दीजिएगा लोअर फोरपिक स्टोर। फोरपिक का ऊपर वाला एरिया जिसपे एंकर और सारा मोरिंग गियर लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉक्सल डेक। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा ये फॉक्सल डेक है। फॉक्सल डेक मेन डेक से थोड़ा ऊपर हाइट पे होता है, यह आप सभी लोग देखे होंगे। अब देखिए ये जो अपर फोरपिक स्टोर है, अपर फोरपिक स्टोर के जो नीचे वाला ये होगा आपका डेक गर्डर। क्योंकि हम अभी आपको बताएं कि फॉक्सल डेक मेन डेक से थोड़ा सा ऊपर हाइट पे होता है, तो अभी ये जो मैं लाइन खींचा हूं आपको समझाने के लिए खींचा हूं। यहां पर ये मेन डेक होता है, तो इसके इधर ये आपका डायग्राम नहीं है। तो जब ये मेन डेक है तो ये डेक गर्डर जो है यह आपका आगे तक ये आए रहेगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग डेक गर्डर। जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ उसी को लिखना है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जब लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग का मतलब नाम लिखना कंपोनेंट का, तो बहुत लोग क्या करेंगे, एक नाम इधर लिख देंगे एरो मार के, एक नाम इधर लिख देंगे, एक नाम इधर लिख देंगे, एक नाम इधर लिख देंगे। तो यह बिल्कुल ही गलत तरीका है। जो भी एग्जामिनर है, चाहे वह कोई हो, चाहे वह किसी भी एग्जाम का कॉपी काहे न चेक कर रहा हूं, जब लेबलिंग करना चाहिए तो सारे कंपोनेंट को एक लाइन से लिखना चाहिए। इसके लिए आपको एरो बड़ा क्यों ना करना पड़े। आप बुक में भी देखे होंगे इसी प्रकार लिखा रहता है। अब इसका फायदा क्या होता है, यदि आपका एक लाइन से लिखा हो तो मेन कंपोनेंट जो है वह एग्जामिनर पढ़ लेते हैं यह दिखाया है कि नहीं, और एक्चुअल में आप सही दर्शाए हैं कि नहीं दर्शाए हैं, उतना भी यदि आप नहीं किए होंगे फिर भी आपको आंसर मिल जाता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है। जब ये देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यह सही ही मार्किंग किया होगा। और डेक से आप लोग को गया रहता है डेक बीम। तो जब आप साइड से देखेंगे तो आपका डेक बीम जो है यह सिर्फ ऐसे ऐसे डेक बीम दिया रहता है, यह सिर्फ यही पार्ट दिखेगा। तो डेक बीम आपको यहां पर ऐसे ऐसे दर्शा देना है, ये आपका डेक बीम है। तो यहां पर भी ऐसे मार्किंग कर दीजिएगा, ये है आपका डेक बीम। और ये जो लोअर प्लेटफॉर्म होगा फोरपिक स्टोर का, उसके नीचे भी बीम गया हुआ होगा इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो इसके नीचे भी हम लोग बीम ऐसे ऐसे दिखा देंगे। अब देखिए फोरपिक टैंक में यदि आप लोग घुसे होंगे या यदि नहीं घुसे हैं तो आप जान लीजिए कि फोरपिक में बहुत सारे स्ट्रिंजर लगा होता है। स्ट्रिंजर क्या होता है, आप एक तरह से समझिए प्लेट ही लगा रहता है पूरा एरिया में, और वो बीच बीच में होल होता है। और वह स्ट्रिंजर किसके लिए होता है, फॉर स्ट्रेंथिंग। तो जब आप स्ट्रिंजर को साइड से देखिएगा तो एक लाइन की तरह ये नजर आएगा। उसी तरह यह डिफरेंट हाइट पर, मान लीजिए 6 फीट 7 फीट पर बहुत सारे 2-3 आपको स्ट्रिंजर लगे होंगे। और यह स्ट्रिंजर जो है बहुत सारे टैंक में रहते हैं, लेकिन फोरपिक टैंक में ज्यादा होते हैं। और यह क्यों होते हैं, पेंटिंग को कंपनसेट करने के लिए। तो ये जो फोरपिक टैंक में जो स्ट्रिंजर लगा होता है इसको बोलते हैं पेंटिंग स्ट्रिंजर। तो इसको भी यहां पर लिख देंगे, ये पेंटिंग स्ट्रिंजर हो गया। अब ये पेंटिंग स्ट्रिंजर के नीचे लगा होता है पेंटिंग बीम। जैसे डेक के नीचे बीम लगा रहता है ना, उसी तरह पेंटिंग स्ट्रिंजर के नीचे भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्टील या आयरन का मोटा सेक्शन गया रहता है बीम की तरह ही। तो इसको बोलते हैं हम लोग पेंटिंग बीम। तो यहां पर पेंटिंग बीम दर्शाने के लिए ऐसे ऐसे हम लोग दर्शा देंगे। अब देखिए ऊपर टी से दर्शाए हैं, इसको लिखे हैं डेक बीम। तो यहां पर हम सिर्फ सिंपल लाइन लिख दे रहे हैं। आप चाहे तो टी से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कर दिए हैं। तो उसी तरह ये सारे स्ट्रिंजर में ये लगा रहेगा। तो इसको बोलते हैं पेंटिंग बीम। और सर्वेयर यही मेन चीज आपको देखना चाहते हैं, पेंटिंग स्ट्रिंजर दर्शाया कि नहीं, पेंटिंग बीम दर्शाया कि नहीं, डेक गटर कहां दर्शाया, डेक बीम कहां दर्शाया है। अब देखिए पेंटिंग स्ट्रिंजर और पेंटिंग बीम के अलावा एक जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वह होता है ब्रेस्ट हुक। अब ब्रेस्ट हुक क्या होता है, जब ये फॉरवर्ड का प्लेट आगे ऐसे मिलता है आके, तो ये फॉरवर्ड में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एकदम कील से लेकर ऊपर तक बहुत ही हैवी जो है मटेरियल यहां पर गिरा रहता है एकदम ऊपर तक, और यह काफी स्ट्रेंथ देता है फॉरवर्ड रीजन में। तो इसी को ब्रेस्ट हुक बोला जाता है। तो यहां पर हम लोग फोरपिक टैंक में ब्रेस्ट हुक दर्शा देंगे। और ब्रेस्ट हुक दर्शाने के लिए ये कैसे करेंगे और ये कैसे, ये एक नॉर्मल साइन है ब्रेस्ट हुक का,
आप चाहे तो डायग्राम बड़ा बड़ा बनाइएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ब्रेस्ट हुक। ब्रेस्ट हुक क्यों बोलते हैं? जैसे आप लोग छाती में देखे होंगे, ये बहुत सारे रिब जो है ये एक ही जगह आके ऐसे ऐसे ये ज्वाइन रहते हैं और एक दूसरे में फंसे रहते हैं हुक की तरह। तो यहां भी समझिए, ये आगे आके एक तरह से यह चेस्ट ही है, ब्रेस्ट ही है, वहां पर ये फंसे हुए हैं, इसीलिए यहां पर ब्रेस्ट हुक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे मैं लाइन बाय लाइन सारा नाम लिख रहा हूं, आप उसी तरह लिखिएगा। आप सभी जानते हैं टैंक में फ्लोर होता है, और आपको मैं बता दूं, कोलिजन बल्क हेड से फॉरवर्ड में जितना भी फ्लोर होगा वह सॉलिड फ्लोर होगा। और सॉलिड फ्लोर को क्या बोलते हैं? प्लेट फ्लोर। और साइड एलिवेशन व्यू से दिखिएगा तो आपको फ्लोर कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे दिखेगा। तो यहां पर ये लिख दीजिएगा सॉलिड या प्लेट फ्लोर। जैसे ऊपर गटर गया था उसी तरह नीचे भी गटर गया होगा। आप सभी जानते हैं गटर जो है बॉटम में और अंडर डेक दोनों में रन करता है। तो यहां पर यह गटर गया होगा और गटर में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होल रहता है ताकि वाटर इस तरफ से उस तरफ चला जाए। तो इसको आप दिखा दीजिएगा डबल बॉटम गटर। अब ये जो डायग्राम बन गया साइड एलिवेशन व्यू में, यह आपका फोरपिक टैंक का डायग्राम बन गया। और जो लेबलिंग जरूरत था वह मैंने कर दिया। अब जो बुक में दिया रहता है वह सेम टू सेम कभी छापने का कोशिश नहीं कीजिएगा, और वह सेम टू सेम आपसे कभी नहीं बनेगा। आप डायग्राम को समझिए, उसके बाद आपको डायग्राम को रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझाया वैसे आप समझ लीजिए, तो आप डायग्राम कभी भी नहीं भूलिएगा। और हम कभी भी डायग्राम रटे हुए नहीं है। आइडिया है कि फोरपिक में क्या रहता है, कैसे कैसे रहता है, बस उसको बना देना है। और एग्जाम पास करना एक कला है। आप नॉलेज लेना होगा तो बहुत भी नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन जिन्हें बहुत नॉलेज रहता है वो भी फेल हो जाते हैं। और ये सब जो हम कचरा जो बनाए थे आपको समझाने के लिए, यह आपका डायग्राम का पार्ट नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया हूं। तो हम उम्मीद करते हैं आप डायग्राम अच्छा से समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों मित्रों को शेयर कीजिए। क्योंकि वीडियो पर बहुत कम व्यू रहता है, इसलिए मुझे भी कोई ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है वीडियो बनाने का। और आप इस डायग्राम को कम से कम 10 से 15 बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद कोई भी बुक देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बनाया गया है। अब देखिए, हम आपको प्लान व्यू में भी डायग्राम बनाना बता देते हैं। आप यदि टाइम नहीं हो तो सिर्फ यही डायग्राम बनाइएगा, यदि टाइम आपके पास होगा तो आप दोनों डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए प्लान व्यू। प्लान व्यू का मतलब होता है बर्ड व्यू, अर्थात ऊपर से आप नीचे की ओर देख रहे हैं। जैसे कैसे चिड़िया जो है ऊपर से उड़ती रहती है और वह नीचे देखती है, तो सिमिलर वे में आप भी ऊपर हैं और ऊपर से आप फोरपिक को नीचे की ओर देख रहे हैं। तो आपको फोरपिक कैसा नजर आएगा, उसी का आपको डायग्राम बनाना है। तो जब आप ऊपर से नीचे देखिएगा तो फोरपिक एरिया आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगा। आगे में यहां पर थोड़ा सा शार्प टर्न रहता है, वो आप समझ रहे होंगे, आप अपना एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। अभी हम बताएं, फोरपिक के जस्ट बाद कोलिजन बल्कहेड रहेगा। यहां पर हम लिख देंगे ये क्या है, कोलिजन बल्कहेड। अब देखिए कोलिजन बल्कहेड या तो कोरुगेटेड रहता है, और जब कोरुगेटेड नहीं रहेगा तो कोलिजन बल्कहेड पर स्ट्रेंथ देने के लिए स्टिफनर लगा होता है। स्टिफनर कहने का मतलब है उसको स्टिफ कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, अर्थात प्लेट जो है ऊपर नीचे तक यह रन करते रहता है। तो आप चाहें तो यह भी दर्शा सकते हैं। तो यहां पर लिख दीजिएगा ये स्टिफनर ऑन कोलिजन बल्कहेड। आप सभी जानते हैं फॉरवर्ड में जो है स्ट्रिंजर रहता है। तो स्ट्रिंजर क्या होता है? एक तरह से हम बताएं प्लेट होता है जिसमें होल रहता है। तो यहां पर आप चाहें तो ये फॉरवर्ड वाला में ऐसे स्ट्रिंजर दिखा दीजिए। और अभी हम आपको बताएं जो फॉरवर्ड में स्ट्रिंजर होता है फोरपिक टैंक में, उसको बोलते हैं पेंटिंग स्ट्रिंजर। तो यहां पर लिख दीजिए पेंटिंग स्ट्रिंजर। ये जो पेंटिंग स्ट्रिंजर था यही सेम टू सेम ये है। ये जो आपको यहाँ इसे साइड में लाइन से दिख रहा था, ऊपर देखिएगा तो सीधा इसे प्लेट की तरह होगा, बीच बीच में होल। अब देखिए फोरपिक टैंक के बीचों बीच सेंटर लाइन वाश प्लेट होता है, इसको आप डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए। यह भी यहां पर लिख दीजिएगा सेंटर लाइन वाश प्लेट। और सेंट्रल वाश प्लेट में ये जो प्लेट गया रहता है ऊपर से नीचे तक, इसके बीच बीच में होल रहता है ताकि पानी इधर से उधर मूव कर सके। नहीं तो फोरपिक टैंक दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बोट फोरपिक टैंक और स्टारबोट फोरपिक टैंक। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए बीच बीच में होल दिया रहता है। आप सभी जानते हैं शिप का जो साइड प्लेट रहता है उस पर फ्रेम लगा होता है।
बेसिक कंस्ट्रक्शन तो आप लोग सभी को मालूम होगा, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे फ्रेम ऑन बाउ प्लेटिंग। ये सारा नाम एक साइड ही लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं है इसके कारण हम ऊपर लिख रहे हैं। इसको लिखिएगा फ्रेम ऑन बाउ प्लेटिंग, बाउ के प्लेट पे ये फ्रेम लगा हुआ है। अब बहुत लोगों को फ्रेम से दिक्कत होता है, तो अब देखिए हम बता देते हैं। आप लोग घर बनते देखे होंगे, घर जो है, घर जब बनता है तो आप लोग सुने होंगे पिलर और बीम। पिलर को कॉलम भी बोला जाता है। एक सर्टेन डिस्टेंस पर, मान लीजिए 10-10 फीट पर, नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक सभी जगह यह पिलर या कॉलम दिया रहता है, और इसको ऊपर से ऐसे ऐसे ज्वाइन किया रहता है, जिसको बीम बोलते हैं। शिप भी इसी प्रकार बनता है, सिमिलर वे में। तो यहां पर जो बीम ऊपर वाला ऐसे पोर्ट से स्टारबोर्ड अर्थात बाएं से दाएं जाता है, तो शिप में भी बीम ही बोला जाता है। और जो घर में हम लोग पिलर या कॉलम बोलते हैं, यहां पर उसको फ्रेम बोला जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, फ्रेम कुछ नहीं है, ये हमारा घर वाला पिलर है। और अभी हम आपको बताएं, स्ट्रिंजर के नीचे जो है बीम लगा रहता है, स्ट्रिंजर को स्ट्रेंथ देने के लिए। और इसके साथ ही साथ एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से कनेक्टेड रहता है, जिसके कारण यह दब नहीं सकता है। तो यहां पर हम लोग पेंटिंग बीम भी दिखा देंगे। तो ये जो होगा, ये हो जाएगा आपका पेंटिंग बीम। अब आपका क्या छूट गया, ऊपर से देखने पर डेक गटर की कोई जरूरत नहीं है, डेक बीम की कोई, ब्रेस्ट हुक। अब ये जो हम कहते हैं फॉरवर्ड वाला पार्ट, ये जो है यही आपका ब्रेस्ट हुक है, ब्रेस्ट हुक। तो बर्ड व्यू से क्या क्या दिख सकता था वो मैं आपको दर्शा दिया। अब जब आप इतना डायग्राम बना दीजिएगा तो आपको 25 में से 20 मार्क जरूर मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन और क्या पूछ रहा था व्हाट एडिशनल मेजर आर टेकन टू स्ट्रेंथन इट फर्दर। अब इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको समझा चुका। एडिशनल मेजर टेकन टू स्ट्रेंथ द फोरपिक टैंक, इसमें क्या लीजिएगा, पहला स्ट्रेंथ देने के लिए क्या क्या यूज किए, पेंटिंग स्ट्रिंजर, पेंटिंग स्ट्रिंजर हम लोग लगाएं। दूसरा लगाएं पेंटिंग बीम लगाएं। तीसरा ब्रेस्ट हुक लगाएं। चौथा फ्रेम के बीच में जो स्पेस होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ओवरऑल शिप में बीच में जो है दो फ्रेम के बीच में दूरी अधिक होता है, लेकिन फॉरवर्ड रीजन में घटा देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन फ्रेम जो है यह रिड्यूस कर दिया जाता है। पांचवा क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड ऑफ कोलिजन बल्क हेड जो भी फ्लोर होता है वह सॉलिड फ्लोर होता है। तो यहां पर लिख देंगे वी यूज सॉलिड फ्लोर फॉरवर्ड ऑफ कोलिजन बल्क हेड। फिर आप छठा क्या लिखेंगे, ये जो बॉटम में शिप के एडिशनल गर्डर लगा देते हैं, बॉटम के शिप में एडिशनल साइड गर्डर लगाते हैं। मेनली शिप में 3 ही गर्डर होता है, एक सेंट्रल, एक पोर्ट और एक स्टारबोर्ड। लेकिन फॉरवर्ड रीजन में जो नेवल आर्किटेक्चर होते हैं वह स्ट्रेस कैलकुलेट करके एडिशनल साइड गर्डर लगा देते हैं। 3 की जगह हो सके वो फॉरवर्ड में 6-6 लगा दे। सातवां क्या करते हैं, फॉरवर्ड रीजन में जो बॉटम प्लेटिंग होता है उसका स्केंटलिंग बढ़ा देते हैं, अर्थात उसका मोटाई जो है, थिकनेस जो है वह बढ़ा देते हैं। तो जब आप इतना 7-8 पॉइंट लिख दीजिएगा, ये डायग्राम बना दीजिएगा, फिर आपका 25 में से 23-24 आसानी से मिल जाएगा। और 1 से 2 नंबर आपका राइटिंग और कितना क्लियर लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन था इसका आंसर आप काफी अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट बी में। 4 का ये कहता है एक्सप्लेन D1 एंड D2 स्टैंडर्ड ऑफ ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट। ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट का D1 और D2 स्टैंडर्ड बताना है आपको। अब देखिए जो ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन है उसमें 2 स्टैंडर्ड ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ है, और यह दोनों स्टैंडर्ड रेगुलेशन D1 और रेगुलेशन D2 के नाम से जाना जाता है। तो यही रेगुलेशन D1 और रेगुलेशन D2 पूछ रहा है। जो रेगुलेशन D1 और जो रेगुलेशन D2 में स्टैंडर्ड दिया हुआ है वही आपको बताना है। तो आप इसका आंसर लिखिएगा, ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन इंक्लूड 2 स्टैंडर्ड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ब्लास्ट वाटर। फर्स्ट वन इज D1 स्टैंडर्ड एंड सेकेंड D2 स्टैंडर्ड। अब D1 स्टैंडर्ड और D2 स्टैंडर्ड में अंतर क्या है, अब आप यह समझिए, अर्थात D1 में क्या लिखा हुआ है और D2 में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए D1 स्टैंडर्ड जो है यह कहता है कि आपको ब्लास्ट वाटर एक्सचेंज करना है, और D2 स्टैंडर्ड कहता है कि आपको ब्लास्ट वाटर एक्सचेंज नहीं करना है, आपको ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से ब्लास्ट वाटर को ट्रीट करके डिस्चार्ज करना है। तो D1 स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, आपको करना है ब्लास्ट वाटर एक्सचेंज करना है।
और जैसे मैं लिखा रहा हूं आप वैसे ही आंसर कीजिएगा। और D2 स्टैंडर्ड कहता है आपके पास चाहिए अप्रूव्ड ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। अब D1 स्टैंडर्ड और क्या कहता है, अब यह कह रहा है कि आपको तो ब्लास्ट वाटर एक्सचेंज करना ही है, और चेंज कहां करना है, तो यह कहता है एक्सचेंज शुड बी सच दैट, एक्सचेंज आपको ऐसा करना है इट मीट्स एटलीस्ट 95% ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज। अर्थात यदि आप शिप में 100 लीटर ब्लास्ट वाटर रखे हुए हैं, तो यदि आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो कम से कम आपको 95 लीटर वाटर एक्सचेंज कर देना होगा। अर्थात पहले से जो रखे हैं उसमें से कम 95 लीटर आपको फेंक देना होगा और उसके बाद 95 लीटर लेना होगा। यह कम से कम है, आप चाहे तो 100 के 100 लीटर एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 5% का मार्जिन इसलिए दिया गया है कि कुछ क्वांटिटी अनपंपेबल होते हैं, वह पंप द्वारा आउट नहीं कर सकते हैं, तो यह 5% का मार्जिन दे रखा है। तो आपको एक्सचेंज ऐसा करना है कि जितना भी ब्लास्ट रख रखे हैं उसका 95% आपको चेंज कर देना होगा। तो ये तो एक हो गया। दूसरा कहता है अब आप एक्सचेंज कीजिएगा तो आप कहां पर कीजिएगा, कोस्ट एरिया में नहीं, एक्सचेंज शुड बी इन ओपन सी, आपको ओपन सी में एक्सचेंज करना है। और ओपन सी किसको माना जाएगा, वेयर डेप्थ इज ग्रेटर देन 200 मीटर, जहां पर पानी का डेप्थ 200 मीटर से ऊपर हो, एंड डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट लैंड जो है वह आपका ग्रेटर देन 200 नॉटिकल माइल होना चाहिए। कोस्ट लाइन से आप अर्थात किसी लैंड एरिया से कम 200 नॉटिकल माइल के दूरी पर ये आपको एक्सचेंज करना है। तो यदि आप एक्सचेंज कर रहे हैं अर्थात D1 स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रहे हैं तो आपको यह सारा करना होगा। और ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन कहता है कि यदि आप D1 कन्वेंशन कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है D2 स्टैंडर्ड कंप्लाई कीजिए। आपके पास अप्रूव्ड ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होना चाहिए, उससे वाटर को आप ट्रीट कीजिए और डिस्चार्ज कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बुक में या बहुत सारे जो पढ़ाते हैं वो नोट देते हैं, तो D1 स्टैंडर्ड और D2 स्टैंडर्ड में आप देखे होंगे वहां पर लिखाएंगे यदि ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से वाटर को ट्रीट कर रहे हैं तो 1 क्यूबिक मीटर में अर्थात 1 मीटर क्यूब में 10 ऑर्गेनिज्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार और देखे होंगे 1 मिलीलीटर में 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि उसका साइज 10 to 15 माइक्रोन के अंदर हो। तो यह सारा डाटा आपको याद करने की कभी जरूरत नहीं है, आप इसको याद करने में कभी नहीं जाइएगा। क्या लिखा है नहीं लिखा है यह जो बनाता है ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम उसके लिए है। आप ऐसा ट्रीटमेंट सिस्टम बना के दीजिए कि ये स्टैंडर्ड आपको मेंटेन होना चाहिए, इसके लिए वह दे रखा है। वहां पर आपको सीधे इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट यदि ओके कहता है ग्रीन सिग्नल दे दिया तो आप डिस्चार्ज कीजिए, जैसे ही वह रेड सिग्नल देगा ऑटोमेटिक जो है इक्विपमेंट बंद हो जाएगा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और यदि कोई सर्वेयर पूछ देते हैं और आप नहीं बताते हैं तो इसके कारण वह आपको फेल नहीं करेंगे, और आप कितनों भी याद कर लीजिए यह जल्दी याद नहीं होगा, तो यह फेलिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इसमें आप नहीं पढ़िएगा। अब देखिए ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम कितना तरह का होता है। देखिए टाइप ऑफ, यहां पर लिख दीजिएगा टाइप ऑफ ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। एक होता है पहला, एक तो पहले वह फिल्टर कर देगा, फिल्टर कर देगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो छट जाएगा और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करेगा अल्ट्रा वायलेट रे से, यूवी ट्रीटमेंट। दूसरा क्या सिस्टम होता है, फिल्टर तो सब में करेगा, उसके बाद वह केमिकल ट्रीटमेंट करेगा, कुछ केमिकल डाल देगा वाटर में जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह मर जाएगा। तीसरा वह क्या कर सकता है, वह फिल्टर तो करेगा ही करेगा, साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस कर देगा, अर्थात जो ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट है वह करंट से गुजारेगा, अर्थात उसमें करंट प्रवाहित कर देगा जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह मर जाएगा और उसके बाद वह डिस्चार्ज कर देगा। उसी प्रकार और बहुत सारा हो सकता है, आपको इतना लिख दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन भी लिखना होगा, अर्थात किस शिप पे कौन सा स्टैंडर्ड लागू होगा। तो यहां पर लिख देंगे एप्लीकेशन ऑफ D1 एंड D2 स्टैंडर्ड। D1 एंड D2 स्टैंडर्ड किस किस शिप पे अप्लाई होगा। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा, जो भी नया शिप बनेगा और किसके बाद, जिस दिन से ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन इन फोर्स हो गया है उसके बाद यदि कोई भी नया शिप बिल्ड होता है तो उसको D2 स्टैंडर्ड ही कंप्लाई करना है, वह D1 स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं कर सकता है। D1 स्टैंडर्ड सिर्फ एग्जिस्टिंग शिप के लिए है, अर्थात उसको कुछ छूट दिया गया है। अर्थात यहां लिखेंगे ऑल न्यू शिप्स
built after blast water management convention in force must comply with D2 स्टैंडर्ड। उसके लिए कोई छूट नहीं है कि आप D1 D2 कोई चुन लीजिए, उसको D2 स्टैंडर्ड ही कंप्लाई करना है। और ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन कब इन फोर्स हुआ है? 8 सितंबर 2017 में। आप डेट मिला लीजिएगा, एग्जैक्ट हमको उतना नहीं है याद, और यह कभी पूछेगा भी नहीं, सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए। और बुक में ऐसे तो लिखा रहता है, हो सके बुक में लिखा हो ऑल न्यू शिप बिल्ड आफ्टर 8 सितंबर 2017 कंप्लाई विद D2 स्टैंडर्ड। अब दूसरा, फॉर एग्जिस्टिंग शिप, एग्जिस्टिंग शिप के लिए क्या है? कंप्लाई विथ D1 या D2 स्टैंडर्ड। इस दोनों में से जो भी है उसके साथ आप कंप्लाई कीजिए। लेकिन 8 सितंबर 2017 के बाद IOPP का अर्थात इंटरनेशनल ऑयल पॉल्यूशन प्रिवेंटेशन सर्टिफिकेट का जब रिन्यूअल सर्वे होगा, उसके बाद आपको भी हर हाल में D2 ही कंप्लाई करना है। तो एग्जिस्टिंग शिप के लिए D1 स्टैंडर्ड में जो छूट दिया हुआ है वह तभी तक है जब तक आपका IOPP 2017 के बाद रिन्यूअल नहीं होता है। जैसे ही जिस दिन यह रिन्यूअल सर्वे होगा उसके बाद आपको D2 स्टैंडर्ड ही कंप्लाई करना है। तो यहां पर लिख देंगे फॉर एग्जिस्टिंग शिप कंप्लाई विथ D1 या D2 स्टैंडर्ड, बट आफ्टर 8 सितंबर 2017 existing ship must comply with D2 standard upon its completion of IOPP renewal survey। 8 सितंबर 2017 के बाद जो IOPP का रिन्यूअल सर्वे होगा उसके बाद आपको भी D2 स्टैंडर्ड ही कंप्लाई करना होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 4A पूछ रहा था एक्सप्लेन D1 D2 स्टैंडर्ड, ये आप काफी अच्छा से समझ गए होंगे और हम काफी मेहनत करके आपको समझाते हैं। आप वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हम उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए बनाएंगे। व्यू कम रहेगा तो हम वीडियो बहुत लेट से बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4B कह रहा है एक्सप्लेन विद डायग्राम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑन बोर्ड योर शिप। आपके शिप पे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको आप बनाइए और इसके साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कीजिए। तो चलिए आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को समझ लीजिए। पहले आप यह समझिए सीवेज होता क्या है, व्हाट इज सीवेज। तो आप नॉर्मल में समझ लीजिए, जो आप मल मूत्र टॉयलेट में त्याग करते हैं उसी को सीवेज बोला जाता है। अर्थात आपके शरीर द्वारा जो कचरा निकलता है उसी को हम लोग सीवेज बोलते हैं। और शरीर द्वारा त्याग किए गए जो कचरे हैं उस कचरा को डायरेक्ट हम वाटर में डाल दें तो यह क्या करेगा? बहुत सारे पॉल्यूशन और बहुत सारे बीमारी को यह न्योता देगा। तो रा सीवेज को डायरेक्ट पानी में अर्थात डायरेक्टली सीवेज को बिना ट्रीट किए हुए वाटर में या कहीं पर डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, और ऐसा यदि करते हैं तो आप पर काफी हैवी पेनाल्टी लगाया जाएगा। और शिप में दूसरा क्या दिक्कत रहता है? शिप में स्पेस कम होता है, तो हम घर की तरह सेप्टिक टैंक बना के शिप में बहुत दिनों तक सीवेज को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। यह भी हमारा दूसरा इशू है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, कंटिन्यूसली जो है सीवेज को ट्रीट करें और उसको डिस्चार्ज करें। तो इसी के लिए शिप पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है। तो आपको यही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिटेल पूछ रहा है। एक्चुअली में इंजीनियर लोगों को काफी डिटेल में पूछेगा, आपको यह नॉर्मल एक आउटलाइन जो है आपको दिखाना है और इसमें कुछ डिटेल नहीं दिखाना है। और बुक में जैसा डायग्राम दिया रहता है आप वैसा बनाने जाइएगा तो आपसे कभी नहीं बनेगा। तो अभी मैं जो डायग्राम बना रहा हूं आप उसको समझिएगा और एग्जाम में भी सेम टू सेम वही आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आप हमेशा पास होइएगा। अब देखिए जैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो पहले तो आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप पर या डिफाइन की तरह कर दीजिएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और इसके बारे में क्या लिखेगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज यूज्ड टू रिमूव पॉल्यूटेंट सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस एंड बैक्टीरिया फ्रॉम सीवेज टू प्रोड्यूस एन इफ्लुएंट विच इज सुटेबल टू डिस्चार्ज इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो अभी मैं जो इंग्लिश में लिखाया हूं वह सेम टू सेम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सामने आप लिख दीजिएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज किया जाता है सीवेज से पॉल्यूटेंट सब्सटेंस अर्थात हार्मफुल सब्सटेंस एंड हार्मफुल बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, ताकि उसके बाद जो इफ्लुएंट मिले वह आपको नेचर फ्रेंडली इफ्लुएंट मिले। अब बहुत लोगों को इफ्लुएंट वर्ड से दिक्कत हो रहा होगा। तो जब कोई गंदे पानी का कोई मिक्सचर होता है तो उसको यदि साफ कर दिया जाता है अर्थात उसे ट्रीट कर दिया जाता है तो उसे इफ्लुएंट बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट के बाद जो हमें मिश्रण मिलता है उसे हम इफ्लुएंट बोलते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो भी हमें मिलेगा उसको भी इफ्लुएंट मिलेगा। उसी तरह फैक्ट्रीज में भी मिलता है।
और बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है आप देखिएगा नगर निगम के द्वारा लगाया रहता है। जब आप डिफिनेशन टाइप लिख दीजिएगा तो उसके बाद लिखिएगा टाइप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑन बोर्ड शिप। ऑन बोर्ड शिप में किस टाइप का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था उसका आपको नाम लिख दीजिएगा। तो आप जान लीजिए ऑलमोस्ट सभी शिप पर अर्थात 99.9% शिप पर बायोलॉजिकल टाइप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। यहां पर बहुत लोग लिख देते हैं एरिएशन टाइप, ये वर्ड यूज करना बिल्कुल गलत है। इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल टाइप क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल बैक्टीरिया को डाला जाता है और उस बायोलॉजिकल बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत होती है, इसीलिए वहां पर एयर दिया जाता है। तो टाइप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑन बोर्ड शिप में क्या लिखिएगा, बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और सभी के शिप पर यही होगा, और जिसके शिप पर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। जो एग्जामिनर है वह थोड़े जान रहे हैं कि आपके शिप पर कौन सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, कोई भी लिख दीजिए आप। जब आप टाइप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑन बोर्ड शिप लिख दीजिएगा तो आप प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लिख दीजिएगा। जो बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका प्रिंसिपल क्या है, अर्थात किस प्रिंसिपल पर वह काम करता है। तो उसके बाद आप लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आंसर लिखना भी एक कला है, ये याद रखिएगा। बहुत लोग चिट्टा लेते हैं, आधार के छाप देते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं। हम तो बहुत लोगों को देखते हैं कि एग्जाम देने जाते हैं 5-5 सीट एक्स्ट्रा लाते हैं, लेकिन नंबर देखिएगा तो उनका कम ही रहता है बहुत लोगों से, क्योंकि उन्हें आंसर राइटिंग नहीं आता है या उन्हें क्वेश्चन का डिमांड समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका आंसर क्या देना है, उन्हें यह नहीं पता है। सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखें, आधार के छाप दिए, जो आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में सब लिख दो, ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन का डिमांड है आंसर भी उतना ही करने का है। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या लिखिएगा, डीकंपोजिशन ऑफ रॉ सीवेज विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लिखिएगा, ऑर्गेनिज्म लिखिएगा, एकदम इतना भी माइक्रो नहीं रहता है। अब बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, जो आपका मल मूत्र होता है अर्थात जो सीवेज होता है उस पे कीड़ा जो है वह छोड़ दिया जाता है। यह कीड़ा जो है आपके मल मूत्र को खाकर अर्थात इसको डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज करने का मतलब इसको खा के पचा के छोटे छोटे अलग अलग चीजों में तोड़ देता है। लाइक इसको कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वाटर का वाटर अलग बना देगा, प्लस बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है सब्सटेंस बना देगा। और यह सब्सटेंस इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक नहीं होगा। अब देखिए लोगों को डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि डायग्राम जो है कोई भी इंस्टीट्यूट में समझाते नहीं है आपको क्या बनाना है। और नहीं समझाने का कारण क्या है, क्योंकि जो पढ़ाते हैं उनमें से बहुत लोगों को क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं समझ में आता है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो पढ़ाते हैं सभी के सभी, लेकिन कुछ कुछ लोग जरूर हैं, क्योंकि हम भी अनुभव कर रखे हैं। और कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो बुक में लिखा है सिर्फ वही चाहिए, अर्थात रटने वाले। तो जो बुक में डायग्राम दे रखा है वह आप नहीं बनाइएगा। अभी मैं एक फ्लो डायग्राम बना रहा हूं, आप उसी को बना दीजिएगा। अब देखिए रॉ सीवेज, जो रॉ सीवेज आप लोग त्याग कीजिएगा टॉयलेट में, वह पाइपलाइन के थ्रू कहीं जाएगा, वह सभी एक जगह आता है और वहां पर एक फिल्टर लगा होता है, जिसको आप लिख दीजिएगा फिल्टर। अब बुक में पढ़िएगा तो यहां पर लिखा होगा बहुत सारे कोरस में फिल्टर या कुछ भी, सिर्फ आप चुपचाप सीधे फिल्टर लिखिएगा। फिल्टर का क्या काम है, कोई पेपर प्लास्टिक नैपकिन जो है यह जो है यहाँ पर फिल्टर कर लेगा, ताकि जो है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वह खराब ना हो। और बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक रोलर अर्थात क्रशर टाइप रखा रहता है, जो छोटे छोटे उसको टुकड़े में डिवाइड कर देता है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ से जो सीवेज आएगा फिल्टर होते हुए प्राइमरी चेंबर में यह चला जाएगा। यह सीवेज प्राइमरी चेंबर में जाएगा, अर्थात एक तरह का जो हम लोग का सेप्टिक टैंक होता है। प्राइमरी चेंबर से सीवेज जो है यह चला जाता है एरिएशन चैम्बर में। और इसको एरिएशन चैम्बर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस चैम्बर में एयर दिया जाता है ब्लोअर के थ्रू। इधर ब्लोअर लगा रहता है और ब्लोअर के द्वारा इस चैम्बर में एयर डाला जाता है। और इसी चैम्बर में ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, यह एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर रहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मेन खेला इसी चैम्बर में होता है। जितना भी एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो भी सीवेज होते हैं, वह सारे के सारे सीवेज पर यह टूट पड़ते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं और इसको डिकम्पोज कर देते हैं। और इस डिकम्पोजिशन में CO2, वाटर और बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है मटेरियल जो है वह बनता है। जब यहाँ सीवेज डिकम्पोज होता है तो पंप के थ्रू इसको जो है सेटलिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, सेटलिंग चैम्बर में डाला जाता है।
सेटलिंग चैम्बर में सेटल होने के लिए रख दिया जाता है। जब सेटल होता है तो नीचे कुछ सॉलिड जो है वह सेटल हो जाता है। इसको पंप के सहारे दोबारा एरिएशन चैम्बर में डाल दिया जाता है, ताकि जो सॉलिड जो है वह डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उसको दोबारा एरिएशन चैम्बर में डाल देने से जो बैक्टीरिया होंगे वह दोबारा डाइजेस्ट कर देंगे। और इसके साथ ही साथ बैक्टीरिया भी चले आते हैं, ताकि दोबारा बार बार बैक्टीरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं तो सारा का सारा बैक्टीरिया बाहर चला जाएगा। तो यह बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वह अपने में प्रजनन भी करते रहते हैं। और एरिएशन चैम्बर में ऑल टाइम एयर आपको मेंटेन रखना होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है यह एयर पर ही एक तरह से कहिए सर्वाइव करते हैं। एयर का सप्लाई बंद, ये बैक्टीरिया सारे के सारे मर जाएंगे। सेटलिंग चैम्बर में जो ऊपर का होता है उसको वह सारे को पंप के सहारे यहाँ से क्लोरीनेशन चैम्बर में डाला जाता है। क्लोरीनेशन चैम्बर में क्या किया जाता है, इस वाटर को डिसइंफेक्टेड किया जाता है क्लोरीन डालकर या कोई दूसरा केमिकल डालकर। और जब यहाँ पर वाटर डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है उसके बाद इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ भी सिस्टम बहुत सारा लगा रहता है, फ्लोटिंग स्विच रहता है, फिर ओवरफ्लो अलार्म रहता है, ये सारा चीज लगा रहता है। ये सारे चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, न ही लिखने की जरूरत है, ये सब इंजन डिपार्टमेंट वाले को है। आपको सिर्फ मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए क्या होता है। आपको बहुत लोग बीओडी या टीओडी इसमें समझाएंगे, तो ये सब आपको पढ़ना नहीं है। आप फालतू में आप दिमाग मत खपाइएगा, क्योंकि ज्यादा ज्ञान लेने लगिएगा फिर आप फेल होइएगा। तो आपको जितना जरूरत है सिर्फ वही उतना ही पढ़िए। अब आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में लिख दीजिएगा। वर्किंग कैसे कैसे करता है पहले आप लिखिएगा। पहले आपको क्या बताएं, प्राइमरी चैम्बर जो मेन कंपोनेंट है उसी को लिखिएगा। प्राइमरी चैम्बर में क्या लिखिएगा, रा सीवेज इंटर इनटू प्राइमरी चैम्बर भाया फिल्टर। फिल्टर के द्वारा रा सीवेज प्राइमरी चैम्बर में आता है। उसके बाद क्या होता है, एरिएशन चैम्बर। यहां पर एरिएशन चैम्बर के बारे में 2-3 लाइन लिख दीजिएगा। इन एरिएशन चैम्बर रा सीवेज इज डिकम्पोज्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया। दूसरा लाइन लिख दीजिएगा, इन एरिएशन चैम्बर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर इज मेंटेन्ड थ्रू एक्सटर्नल ब्लोअर। आप चाहे तो तीसरा लाइन भी ले सकते हैं, इन एरिएशन चैम्बर रा सीवेज इज डिकम्पोज्ड इनटू वाटर, CO2 एंड सम अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच इज नॉन पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट नहीं होता है। आपको एकदम सिंपल जो समझ में आ रहा है और एकदम सिंपल से इंग्लिश में लिखना है, एडवांस इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आप वर्किंग में तीसरा लिख सकते हैं, एरिएशन चैम्बर हो गया। सेटलिंग चैम्बर में जाइए। आफ्टर डिकम्पोजिशन इन एरिएशन चैम्बर डिकम्पोज्ड मिक्सचर इज सेटल्ड इन सेटलिंग चैम्बर। सेटल्ड सॉलिड मटेरियल ट्रांसफर्ड थ्रू पंप इनटू एरिएशन चैम्बर फॉर फर्दर डिकम्पोजिशन, जो मैं अभी आपको समझा दिया। फिर आगे लिखिएगा चौथा में क्लोरीनेशन चैम्बर, इसमें लिखिएगा डिकम्पोज्ड सीवेज मिक्सचर ट्रांसफर टू क्लोरीनेशन चैम्बर। इन क्लोरीनेशन चैम्बर वाटर इज डिसइंफेक्टेड थ्रू क्लोरीन या सम अदर केमिकल। और उसके बाद लिखिएगा व्हेन सीवेज इज ट्रीटेड वी डिस्चार्ज सीवेज ओवरबोर्ड एज पर मार्पोल क्राइटेरिया। मार्पोल में जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके तहत हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी अच्छा से समझ गए होंगे। और यदि मेरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। और इसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन है इसमें समझाने के लिए विशेष कुछ नहीं है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे मित्रों को शेयर करें।